राधे राधे। आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाला है यूनिट 1 सैम्पलिंग एंड एरर इन केमिकल एनालिसिस। तो पहली बात तो सैंपल क्या होता है। सैंपल एक ना किसी बल्क में से उसको टेस्ट करने के लिए एक सैंपल लिया जाता है, क्योंकि पूरे अगर हमारे पास पूरा बल्क मटेरियल अगर जैसे कि ओशियन वाटर है, ओशियन वाटर में हम पूरे ओशियन में तो हम उसके टेस्टिंग के लिए कि उसमें कौन से केमिकल्स डले हुए हैं, कौन से इंडस्ट्रियल वेस्ट पड़ा हुआ है, उसके लिए हम पूरे ओशियन में तो हम क्या टेस्ट तो नहीं कर सकते, केमिकल टेस्ट जो भी उस पर परफॉर्म करने हैं। इसके लिए उसमें से एक स्मॉल सैंपल लिया जाता है। तो उस छोटे से पोर्शन को जो बल्क में से लिया जाता है उसको सैंपल कहते हैं। ओके, इन अ सैम्पलिंग प्लान सम फैक्टर्स आर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू बी कंसिडर्ड। फर्स्ट है नेचर ऑफ द सैंपल, कि वो सैंपल किस नेचर का है, उसकी क्या फिजिकल स्टेट है, गैस है, लिक्विड है या सॉलिड है, या वो टॉक्सिक तो नहीं। अगर वो टॉक्सिक है तो हमें उसको हैंडल करने के लिए प्रॉपर इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, कलेक्शन ऑफ सैंपल्स। कलेक्शन ऑफ सैंपल 3 स्टेप्स में बांटे गए हैं। पहला तो ग्रॉस सैंपल को कलेक्ट करना है, उसके बाद उसको साइज रिड्यूस करना है और फिर उसको लैबोरेटरी के हिसाब से उसको उस हिसाब से प्रिपेयर करना है। ओके, द डिक्रीजिंग साइज सैंपल मस्ट बी अकम्पनीड बाय अ कोरस्पॉन्डिंग डिक्रीज इन पार्टिकल साइज बाय अ वैरायटी ऑफ मेथड्स सच एज ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, पल्वराइजिंग एसेट्रा। ग्राइंडिंग जैसे जूसर मिक्सर नहीं, वो मिक्सर होता है जिसमें मसाला पीसते हैं, वैसा ग्राइंडर। मिक्सचर में मिक्सर में उसका साइज रिड्यूस करना। पल्वराइजिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिड्यूसिंग साइज मेथड। ओके ओके, गैस को कैसे कलेक्ट किया जाता है। गैस को, प्योर गैस को कलेक्ट करना तो काफ़ी आसान है, क्योंकि उसकी वो एक प्योर गैस तो एक होमोजिनेट मिक्सचर है। पर अगर हम बहुत ही जैसे एटमॉस्फेरिक गैस है, उसमें तो काफ़ी तरह की गैस है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो और कहीं पर ज़्यादा प्रेजेंट होगी, जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के पास में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड। और जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स का वर्क होता है वहाँ पे भी सल्फर डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में पाई जाएगी। पेड़ों के पास में अगर चेक करेंगे तो ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी, पर कहीं कहीं पे ज़्यादा होगी, कहीं कहीं पे कम होगी। तो ऐसे में हम एटमॉस्फेरिक गैसेस का सैम्पलिंग नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से वो एटमॉस्फेरिक सैम्पलिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और प्योर गैस की इसका कलेक्शन थोड़ा सिंपल होता है, क्योंकि वो एक होमोजेनिक मिक्सचर है। हर जगह से उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके गैस के पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, वो सब एक बराबर ही होंगे। ओके, गैस सैंपल्स को सिलेंड्रिकल कंटेनर्स में कलेक्ट किया जाता है, जो कि ग्लास से बने हुए होते हैं, और उसके दोनों साइड पर स्टॉप कॉक्स होती हैं, ताकि एक साइड से हम भर सके और एक साइड से हम स्टॉप कॉक खोल के गैस को रिलीज कर पाए टेस्टिंग के लिए। ओके, स्टॉप कॉक्स को शुड बी केयरफुली क्लीन एंड लुब्रिकेटेड। लुब्रिकेटेड मतलब होता है चिकना करना। ओके, there are 3 methods used for collecting gaseous samples. First is flushing, displacement with the liquid, expansion into a evacuated container. Okay, अब लिक्विड्स की सैम्पलिंग कैसे होती है। अब इसमें भी है होमोजेनस लिक्विड की या तो प्योर लिक्विड की सैम्पलिंग काफ़ी आसान होती है, क्योंकि वो हर जगह से एक होमोजेनेट मिक्सचर होता है। कहीं से भी हम उस सैंपल को लें तो हमारा रिजल्ट हर जगह से सेम ही आने वाला है। बट
जब कोई नॉन होमोजेनियस मिक्सचर हो तो उसकी सैम्पलिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है, और होमोजेनियस मिक्सचर में तो डायरेक्टली हम कोई भी जिसमें कलेक्ट करना है उसको डायरेक्टली उस लिक्विड में पोर करेंगे तो हमारा लिक्विड भर जाएगा. Okay, when the samples are to be collected from the various depth, the equivalent volumes from the top, middle, and bottom portions of the well-stirred bulk liquids are collected with the help of the special device, which consists of a bottle with two hole stopper. अब लिक्विड सैंपल कलेक्ट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं टू बॉटल विद अ टू होल स्टॉपर. ओके, जब हम जैसे कि हम ओशन में से हम वाटर की सैम्पलिंग कर रहे हैं तो हमें डिफरेंट डेप्थ से क्या करना चाहिए, वाटर की सैम्पलिंग लेनी चाहिए. ऊपर से भी लेनी चाहिए, मिडिल पोर्शन से भी लेनी चाहिए और बॉटम पोर्शन से भी लेनी चाहिए, और उसको उस पूरे पोर्शन को मिक्स भी करना चाहिए. ओके ओके सॉलिड की सैम्पलिंग मोस्टली तो हैंड सैम्पलिंग यूज़ होती है. हैंड सैम्पलिंग जो है काफ़ी बार काफ़ी इनएक्यूरेट रिजल्ट भी देती है, क्योंकि कहीं 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 जगह पे वो सैम्पलिंग की साइज या उसकी शेप बिगड़ जाती है हैंड सैम्पलिंग से. ओके, इट रिक्वायर्स अ केयरफुल प्लान फॉर द material and condition of sampling, and also careful supervision of the worker. Material consisting of discrete lots is sampled by taking a random selection of such lots. The panicle size of the collecting solid material also introduces a variable that does not occur in the sampling of liquids or gases. This factor is of direct importance to the analyst because it may be involved in the laboratory preparation of the sample for analysis. The amount of impurity may vary in different sized particles. The difficulty may be avoided by grinding the large particle to a smaller size and then passing through a sieve which has nominal opening of about 0.05 mm. Okay, जितना हमारा पार्टिकल का साइज छोटा होगा उतनी ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ के चांसेस कम होते हैं. जैसे कि मेरे को कोई ऑर्गेनिक मैटर का क्या लेना है, सैंपल लेना है. आप ओके, पार्टिकल को साइज छोटा करना चाहिए. अब उसको उसको 0.05 mm से छोटा पार्टिकल साइज चाहिए होता है. अब इतनी हमें सीव साइज लेना होता है ताकि इससे हमारे पास छोटे साइज के भी पार्टिकल साइज से बड़े साइज के पार्टिकल्स ना आए. अब sampling of solid depends upon the physical properties and geometry of the material. The procedure of sampling from solid in compact such as slabs, sheets or block can be made on random basis. Sheets of metal, for example, can often be sampled by clamping a number of sheets together, the edges flush and milling across the edges to obtain a edge sample. एज सैंपल लेने के लिए अगर कोई शीट का एज सैंपल लेना है तो उस एज सैंपल को साइड से कट करना होता है. ओके, कैन द प्रोसीजर ऑफ सैम्पलिंग फ्रॉम द सॉलिड इन कॉम्पैक्ट सच स्लैब्स, शीट्स और ब्लॉक्स कैन बी मेड ऑन रैंडम बेसिस. Sheets of metal, for example, can often be sampled by clamping the number of sheets together, the edges flush and milling across the edges to obtain the edge sample. Sometimes the sampling procedure from the block follows to drill or punch holes at regularly spaced interval along the diagonals of the block, alternatively from one side and then. Precautions क्या लेने चाहिए, यानी कि बचाव क्या क्या रखने चाहिए वाइल टेकिंग अ सैंपल. सबसे पहले तो जिस भी बॉटल में हम सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उसको लेबल करना चाहिए प्रॉपरली. उस पर जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो सब होनी चाहिए, जैसे कलेक्टर का नाम, डेट, एग्जैक्ट लोकेशन, किस लोकेशन से वो सैंपल लिया गया है, किस टाइम पर वो सैंपल लिया गया है, किस ने वो सैंपल लिया है, और जो भी अनदर रिक्वायर्ड डाटा है उस सैंपल के लिए वो सब
उस बॉटल के ऊपर लेबल्ड होना चाहिए। ओके, और सेकंड पॉइंट, बिफोर फिलिंग अ लिक्विड सैंपल रिंस सैंपल बॉटल विद द लिक्विड बीइंग कलेक्टेड। और जिस भी सैंपल को हम कलेक्ट करने वाले हैं उस बॉटल में, उस लिक्विड से हमें उस बॉटल को पहले धो लेना है, ताकि उस बॉटल में हर जगह पर वो सैंपल लगे। ऐसा नहीं कि उस बॉटल के बाहर भी वो सैंपल लगे, सिर्फ अंदर ही वो सैंपल हर जगह पर लगा होना चाहिए। ठीक है, while filling the container, preferably leave an air space of about 1% of container capacity to allow the thermal expansion। और ऐसा नहीं कि बॉटल को पूरा ही भर दिया, उसमें से उस जितनी भी बॉटल है उसमें से 1% एयर स्पेस बचाना है, ताकि थर्मल एक्सपेंशन हो सके। ओके, take adequate precautions during sampling and sample handling. If there is a chance of chance of sample constituent being toxic, wear gloves, apron or other protective apparel. Always wear eye protections। ओके, सैंपल लेने के दौरान प्रॉपर क्या लेने चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अगर चांसेस हैं कि वो सैंपल जो है टॉक्सिक है, तो फिर हमें ग्लव्स पहनने चाहिए, आई प्रोटेक्शन तो ज़रूर पहनने चाहिए, और जो भी रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस है वो सब लेने चाहिए। सैंपल को खोलने के लिए फ्यूम हुड का इस्तेमाल करना चाहिए। फ्यूम हुड एक मशीन होती है। ओके, नेवर पुट फूड सैंपल्स नियर सैंपल। अपने सैंपल के पास में कभी भी खाना नहीं रखना है। अगर इफ इनफ्लेमेबल कंपाउंड्स आर सस्पेक्टेड टू बी प्रेजेंट, कीप स्पार्क्स एंड फ्लेम्स ऑलवेज कीप स्पार्क्स एंड फ्लेम्स अवे फ्रॉम द सैंपल्स एंड सैंपल लोकेशंस। अगर चांसेस है कि अपना सैंपल जो है इनफ्लेमेबल है, यानी आग पकड़ सकता है, तो उसके पास में स्पार्क या फ्लेम जैसी चीज़ें नहीं रखनी। वैसे भी अगर सैंपल जो अपना फ्लेमेबल नहीं है, इनफ्लेमेबल नहीं है, तब भी अपना सैंपल के पास में कोई भी आग करने वाली चीज़ें या स्पार्क या आग जैसी चीज़ें नहीं रखनी है। ओके, टेक स्पेशल सेफ्टी मेजर्स फॉर हैंडलिंग सैंपल फ्रॉम विद रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट्स। अगर सैंपल रेडियो एक्टिव कंटामिनेंट है उसमें, तो अपनी प्रॉपर सेफ्टी रखनी है। ऑपरेशंस दैट चेंज द कंपोजिशन ऑफ द सैंपल शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। और जितना भी हो सके अपने सैंपल को ऐसे रखना है ताकि उसमें कोई भी चेंज ना आए। ओके, मतलब उसकी कंपोजिशन में चेंज ना आए, जैसे कि उसका पीएच चेंज ना हो, उसका टेम्परेचर, अगर उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। ओके, उसको मतलब उसमें उस सैंपल में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे लाए हैं वैसे ही उसको सैंपल, वैसे तो जैसे ही हमने सैंपल कलेक्ट किया उसके साथ ही साथ हमें क्या कर लेना चाहिए, टेस्ट कर लेना। पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको ऐसे रखना चाहिए। उसको वैसे तो उसको कम टेम्परेचर पर रखना चाहिए, एटलीस्ट 4 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसमें ना तो वो फ्रीज हो और ना ही उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो। ओके, यूज़ प्लास्टिक कंटेनर इफ सैंपल कंटेन्स फ्लोराइड और एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कलीस। अगर अपने सैंपल में कोई फ्लोराइड या स्ट्रॉन्ग एल्कली है तो उसको प्लास्टिक कंटेनर में रखना चाहिए। क्योंकि ना जो अगर हम ग्लास कंटेनर में कोई ऐसे कंपाउंड्स रखे जिसमें फ्लोराइड या एल्कली हो, तो ऐसे में जो ग्लास है वो एल्कलीस के साथ में रिएक्ट कर जाता है, तो ग्लास भी एल्कली रिलीज करता है, जिससे
ग्लास में से फ्लेक्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उससे वो सैंपल ख़राब हो जाता है। ऐसे इस वजह से सैंपल को कभी भी जिस सैंपल में एल्कली है उस सैंपल को ग्लास कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, उसको प्लास्टिक कंटेनर में रखना चाहिए। ओके, अब कंटेनर्स यूजुअली तो हमारे पास प्लास्टिक और ग्लासेस के बने होते हैं। और ओके, अवॉइड ग्लास कंटेनर फॉर सैंपल ऑफ हाई पीएच एंड कंटेनिंग सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट द ग्लास। अभी अभी मैंने बताया ग्लास कंटेनर कौन खराब कर सकता है, एल्कली मेटल्स। ओके, अब ऐसे सैंपल्स को जो अपने ग्लास कंटेनर को खराब कर सके, ऐसे सैंपल्स को हमें ग्लास कंटेनर में नहीं रखना है, या हमारा सैंपल उस ग्लास कंटेनर में रखने से ख़राब हो जाए, ऐसे सैंपल्स को हमें ग्लास कंटेनर में नहीं रखना है। और जिस सैंपल का पीएच हाई हो, यानी वो बेसिक नेचर का हो, ऐसे सैंपल को हमें ग्लास कंटेनर में नहीं रखना है। ओके, प्लास्टिक कंटेनर शुड बी यूज फॉर सच सैंपल्स। ऐसे सैंपल्स के लिए हमें प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, और प्लास्टिक कंटेनर को अवॉइड करना चाहिए इफ सैंपल कंटेन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट अफेक्ट्स द प्लास्टिक। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्लास्टिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, और ऐसे सैंपल्स को प्लास्टिक कंटेनर में नहीं रखना चाहिए जो अपने प्लास्टिक को खराब कर दे। और प्लास्टिक किस चीज़ की बनी होती है, पॉलीइथिलीन। ओके, यानी वो इथाइल मॉलिक्यूल की बनी होती है, इथाइल पॉलीमर की बनी होती है प्लास्टिक। ओके, मेटल कंटेनर्स may be used for sampling many materials, but they must also be cause but they must also be used with caution. Materials that will corrode the container or that will react with the metal should not be sampled in such container. और जो सैंपल्स मेटल कंटेनर के साथ में रिएक्ट कर जाए, ऐसे सैंपल्स को हमें मेटल कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए। जैसे कि एसिटिलीन को हमें कॉपर कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये कॉपर एसिटिलाइड बना देती है। कॉपर एसिटिलीन कॉपर के साथ में रिएक्ट करके ओके क्या बना देती है, कॉपर एसिटिलीन। ओके, मैनी मटेरियल्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट लाइट, एटमोसफियर, मॉइस्चर, टेम्परेचर एक्सेट्रा। और काफ़ी मटेरियल्स को हमें लाइट, एटमोस्फेरिक मॉइस्चर, टेम्परेचर एक्सेट्रा से बचा कर रखना चाहिए। और ऐसे सैंपल्स को हमें डार्क बॉटल्स में रखना चाहिए, ताकि और वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखना चाहिए। ठीक है, ताकि उससे लाइट, क्योंकि डार्क बॉटल से लाइट जल्दी क्या होती है, पास नहीं हो पाती है। डार्क बॉटल्स में रखना चाहिए यूजुअली। और जो भी सैंपल्स लाइट के साथ में रिएक्ट करके डिकम्पोज हो जाते हैं, ऐसे सैंपल्स को हमें लाइट में नहीं रखना चाहिए। ऐसे सैंपल्स को हमें डार्क कलर बॉटल्स में रखना चाहिए। ठीक है, यूज ऑफ टाइट स्टॉपर्स और समटाइम बाय सीलिंग विद पैराफिन में गिव अस सफिशिएंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट एटमोसफियर। ओके, काफ़ी बार तो काफ़ी बार तो टाइट स्टॉपर्स या उसको पैराफिन से सील्ड करके, यानी वेल क्लोज्ड करके एटमॉस्फेयर से बचा के रखना पड़ता है। ठीक है, इन मोर सेवरल केसेस इट मे बी नेसेसरी टू सील इन ग्लास इन ए एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन और हीलियम। ओके, collection preservation of water samples.
Collection of water samples. Sampling necessary to examine the waters of a wide range of quality that includes water suitable for domestic use, water suitable for industrial supplies, groundwater, surface water from rivers, lakes, rainwater, municipal wastewater, industrial water, saline water, etc. इन सभी तरह के वाटर को इनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग के बाद क्या होता है? टेस्टिंग होती है। ओके, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू यूज द सेम प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ वाटर। कलेक्शन प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर सैंपल डिपेंड्स ऑन द सोर्स, purpose of examination and analytical procedure used for determination. Special precautions are necessary for microbial, organic and trace metal analysis. काफ़ी प्रिकॉशंस रखने पड़ती है जब हमें माइक्रो बायोलॉजिकल और ऑर्गेनिक मेटल, ट्रेस मेटल एनालिसिस करना हो, क्योंकि माइक्रोब की ग्रोथ क्योंकि अगर हमें माइक्रो बायोलॉजिकल टेस्टिंग करनी है तो फिर उसमें जैसे हमें ओशन वाटर, जैसे कि हमने रिवर वाटर लिया है, अब आजकल रिवर में काफ़ी एल्गी, ग्रीन एल्गी कलेक्ट हो जाती है, ऊपर ग्रो हो जाती है। तो हम माइक्रोबायोलॉजिकल अगर हमें टेस्टिंग करनी है तो उसमें एक्स्ट्रा वो लैब में आते उसमें और ग्रोथ ना हो जाए उसमें। तो ऐसे में भी हमें बहुत प्रिकॉशंस रखने चाहिए। मेटल एंड अगर हमें कोई पानी मेटल उस मेटल में कितने, उस पानी में कितने मेटल के ट्रेसेस हैं उसका एनालिसिस करना है, तो उसमें पीएच की बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि उसमें पीएच ज़्यादा कम, क्योंकि पीएच भी अपने आप ही फ्लक्चुएट होता रहता है। ओके, तो उसका भी काफ़ी मेंटेन करना पड़ता है। ओके, constituent present may be totally or partially lost if proper sampling and preservation procedure are not followed. अपना जो भी सैंपल में कॉन्स्टिट्यूएंट है वो टोटली या पार्शली लॉस्ट हो जाए, लॉस्ट होने से पहले या उसके में टेस्टिंग कर लेनी चाहिए, या उसे प्रॉपरली प्रिकॉशंस या प्रिजर्वेशन टेक्निक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। ओके, collection of water samples may be manual or automatic. In manual sampling, no equipment is involved, but this type of method may be time consuming for routine or large scale sampling programs. अब सैम्पलिंग दो तरह की से हो सकती है, मैनुअल और ऑटोमेटिक। मैनुअल सैम्पलिंग में तो कोई इक्विपमेंट का इस्तेमाल नहीं होता, पर एक काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है फॉर रूटीन और लार्ज स्केल सैम्पलिंग प्रोग्राम्स के लिए। ओके, मैनुअल सैम्पलिंग मतलब बॉटल में डायरेक्टली वाटर पोर कर लिया। अब इसी कोई मैनुअल सैम्पलिंग मतलब डायरेक्टली अपने आप ही मैनुअल सैम्पलिंग करिए। ऑटोमेटिक में क्या होता है? प्रॉपरली डिज़ाइंड इक्विपमेंट का इस्तेमाल होता है, ह्यूमन एरर्स एलिमिनेट होते हैं और इससे हम काफ़ी ज़्यादा सैम्पलिंग कर पाते हैं। ओके, अब प्रिजर्वेशंस ऑफ वाटर सैंपल्स, चेंज इन पीएच एंड इन amount of dissolved gases, oxygen, carbon dioxide is very common. Growth of microorganism may take place when the interval between sample collection and analysis is long enough. अगर अपने सैंपल की कलेक्शन और उसके एनालिसिस में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है तो उस टाइम के बीच में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो सकती है,
पानी ख़राब हो सकता है, पीएच चेंज हो सकता है, उसमें से डिज़ोल्व्ड गैसेस का अमाउंट चेंज हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सकती है, उसमें से ऐसा हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो सकती है, ऑक्सीजन निकल सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, कॉमन प्रिजर्वेशन टेक्निक्स यूज्ड आर रेफ्रिजरेशन, केमिकल प्रिजर्वेशन, pH control, keeping in dark. Okay, analyze the sample as quickly as possible on arrival at the laboratory. जितनी जल्दी हो सके लैबोरेटरी में आते ही सैंपल को एनालाइज कर लेना चाहिए, बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो उसे कूल प्लेस में रखना चाहिए, जितना हो सके उतना। स्टोरेज एट 4 डिग्री सेल्सियस इज रिकमेंडेड फॉर मोर chemical preservatives may be used in certain cases. Before adding such preservatives, make sure that they do not interfere with the analysis being made. अब chemical preservatives को डालने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वो जो भी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं वो जो भी हम एनालिसिस करने वाले हैं उस सैंपल पे वो उसके साथ में कोई इंटरफेयर ना करे एनालिसिस पे। The choice of the preservative may be made taking due regard to determination. When the preservatives are used, they are added to the sample initially so that the whole sample is preserved as soon as possible. जब भी अगर हम प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर रहे हैं तो उस बॉटल में पहले से ही हमें प्रिजर्वेटिव्स डाल लेने चाहिए, ताकि जब भी हम उस सैंपल को पोर करें उस बॉटल में, तब जैसे ही हम उसको पोर करें उस सैंपल बॉटल में, उसी टाइम पर हमारा क्या हो जाए, सैंपल प्रिजर्व हो जाए। ओके, सिंस pH plays an important role in many reactions, therefore pH control is essential. Sometimes pH may change significantly in a matter of minutes. काफ़ी रिएक्शंस में pH का रोल काफ़ी ज़्यादा है और pH कंट्रोल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और pH जो है काफ़ी जल्दी काफ़ी कम टाइम में क्या चेंज हो सकता है। Changes caused by growth of microorganisms are retarded by keeping the sample in the dark and at the low temperature. तो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे रोका जा सकता है? उस सैंपल को डार्क कलर बॉटल में रख के और उसको लो टेम्परेचर पर रख के। अब यूज ऑफ एम्बर एंड ओपैक बॉटल इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री टू अवॉइड फोटोकेमिकल रिएक्शंस रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एम्बर कलर और ओपैक बॉटल्स का यूज़ करना चाहिए फोटोकेमिकल रिएक्शंस को रोकने के लिए। मतलब कि जो भी रिएक्शन लाइट के प्रेजेंस में हो रहे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को रोकने के लिए हमें डार्क कलर बॉटल्स या एम्बर कलर या ओपैक बॉटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो। ओके, सैम्पलिंग ऑफ soil by far the most significant part of soil analysis. Sampling of soil depends on the various conditions such as the purpose for which the sample is required, the nature of the soil. अब सॉयल सैम्पलिंग किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, हम उसका पर्पस क्या है सैम्पलिंग का, हम उस सॉयल का सैंपल कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उस सॉयल का नेचर क्या है, हम उस पर क्या एनालाइज करने वाले हैं, कितने एरिया या कितनी डेप्थ से हम उस सैंपल को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, सॉयल इज द मटेरियल ऑक्यूपाइंग द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट and possessing different mineralogical and chemical properties resulting from its
unique position of the surface of the earth, the environmental factors existing at that position. Okay. सॉइल जो है अर्थ की अपर मोस्ट लेयर पे होती है, तो सबको पता ही है। अब जैसा कि हम प्लेट्यू एरियाज पे जाएंगे या हम प्लेन एरियाज पे जाएंगे या नॉर्थर्न रीजन में जाएंगे, तो उन दोनों सैंपल्स की लोकेशन, उन दोनों सैंपल्स में केमिकल या मिनरलोजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होगा। अगर हम पहाड़ी इलाका से कोई सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसमें भी अंतर होगा, ये जो हम प्लेन एरिया से सॉइल कलेक्ट करेंगे उससे। किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो सॉइल किन एनवायरमेंटल फैक्टर्स से अफेक्ट करी है। ओके, ओके। The properties of soil vary with the lateral and vertical displacement. The coarse sand has the particles of diameter 2 to 0.2 mm. कोर्स पार्टिकल का साइज 2 to 0.2 mm डायमीटर का होता है। 0.2 mm की सैंड को से कम की सैंड को हम फाइन सैंड कहते हैं। स्लिट पार्टिकल्स का साइज स्लिट पार्टिकल्स जो जिनका साइज होता है 0.002 mm डायमीटर का। अब इससे भी छोटे पार्टिकल्स साइज को हम कहते हैं क्ले पार्टिकल्स। ओके, सॉइल सैंपल कलेक्ट किस में करा जाता है, प्लास्टिक, जूट या क्लॉथ बैग्स में। चैलिको बैग्स आर कन्वीनियंट टू कलेक्ट द सॉइल सैंपल्स। ओके, such samples are numbered and labeled to give required information such as different horizons, location, date, time, etc. For most purposes 1 to 2 kg sample weights are collected. सॉइल सैंपल किस में कलेक्ट करना चाहिए, प्लास्टिक, जूट या क्लॉथ बैग्स में। चैलिको बैग्स का भी यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा करा जाता है, चैलिको बैग्स का भी। ओके, उस जिस भी बैग में हम अपने सॉइल सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं उस पर प्रॉपर लेबलिंग होनी चाहिए कि वो उस किस हॉरिजन से लिया गया है, उसकी लोकेशन क्या है, अर्थ पे क्या लोकेशन है, एड्रेस किस टाइम पर ली गई है, किस डेट में ली गई है वो सैंपल। कम से कम 1 से 2 किलो तो अपने सॉइल सैंपल को कलेक्ट करना ही होता है। ठीक है, कैसे करते हैं सॉइल को कलेक्ट। सबसे पहले तो एक गड्ढा करना है, जितना भी हमें ज़रूरत है उस सैंपल को एनालाइज करने की, जितनी भी डेप्थ से हमें उस सैंपल को कलेक्ट करने की ज़रूरत है उतना हम गड्ढा करते हैं। फ्रेशली डग पिट, सैंपल शुड बी taken from the freshly dug pit sufficiently deep to permit the collection from different location. इतना तो गड्ढा करना ही है कि हमें डिफरेंट लोकेशन से, डिफरेंट हॉरिजन से हमें सॉइल का सैंपल मिल सके। ओके, सूटेबल टूल से करना चाहिए और उसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए। अगर लम्स है तो उसे तोड़ना है। ओके, स्मॉलर पीसेस में, और उस सॉइल सैंपल को थोड़ी मिक्स करना है। उसके बाद उसको एक नाइलॉन या स्टेनलेस स्टील सीव यानी SS सीव से, जिसके होल्स जो हैं 2 mm के हैं, उससे पास करना है उस सॉइल सैंपल को। ओके, बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसको क्रश करना है, छान के जो भी सीव के ऊपर बड़े पार्टिकल्स हैं उसको करना है, क्रश करना है, और फिर दोबारा से उसको सीव से पास करना है। अगर तब भी 4-5 बार करने के बाद भी बड़े पार्टिकल्स आ रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। ओके,
आ गया समझ। सबसे पहले एक गड्ढा करना है डिफरेंट लोकेशन से, ताकि हमें क्या मिल सके, सॉइल का सैंपल मिल सके। अगर कोई लम्स है तो उसे तोड़ना है, सैंपल को थोरोली मिक्स करना है, उसके बाद उसको नायलॉन या एसएससी से, जिसका होल जो है 2 mm का हो, उससे पास करना है, ताकि हमें 2 mm से कम छोटे पार्टिकल्स मिल सके। ओके, बड़े पार्टिकल्स हैं तो उसे क्रश करना है। अगर 2-4 बार करने के बाद भी अपने पास बड़े पार्टिकल्स टूट नहीं रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देना है, फेंक देना है। ओके, एरिया फॉर डिगिंग should be chosen with the consideration of such factors. The area for digging should be chosen with the consideration of such factors such as degree of erosion, surface drainage, color, texture, etc. Sampling of soil should be done in broad daylight. Daylight में हमें सैंपल कलेक्ट करना है। सॉइल जो है हमारी रीजनेबली ड्राई होनी चाहिए, डे लाइट में हमें सैंपल कलेक्ट करना है। और बिफोर सैम्पलिंग all filters should be removed from the surface of the area chosen for sample collection, but do not remove the organic matter embedded in the horizon. Okay, फिल्टर्स क्या होता है, जो भी सैंपल के ऊपर जो भी बड़े पार्टिकल्स या पत्थर या प्लास्टिक बैग्स, आजकल प्लास्टिक बैग्स तो बहुत सोयल के ऊपर आ गए हैं, वो उनको फिल्टर्स कहते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल जिसको हम उठा के फेंक सकते हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम फिल्टर्स कहते हैं। उस फिल्टर्स को रिमूव करना है उस एरिया से, पर ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव नहीं करना है उस जिस भी सरफेस से हम उस सॉइल को कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कलेक्ट सैंपल फ्रॉम डिफरेंट डेप्थ एज रिक्वायर्ड। द डेप्थ ऑफ फूड चॉइस डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ स्टडी। अब कितनी डेप्थ से हम उस सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, ये उस पर्पस पे डिपेंड करता है जिस पर्पस के लिए हम सॉइल को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी द फर्टिलिटी स्टेटस, द सैंपल ऑफ अपर 6 inches ऑफ और 1 inches डेप्थ सॉइल आर सुटेबल। अगर हम सॉइल की फर्टिलिटी चेक करने के लिए सैम्पलिंग करना चाहते हैं तो 6 to 9 inches काफ़ी है उसकी डेप्थ गड्ढे की। जितने भी जिस एरिया से हम सैंपल कलेक्ट करें, इतना बड़ा गड्ढा काफ़ी है। कितना बड़ा? 6 से 9 इंचेस का। ठीक है, फर्टिलिटी चेक, अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी चेक करने के लिए सैम्पलिंग कर रहे हैं तो 6 से 9 इंचेस का डेप्थ सॉइल कलेक्ट करनी काफ़ी है। अगर हमें उसकी सैलिनिटी यानी उसमें कितना सॉल्टीपन है या नमकीन, उसकी सैलिनिटी चेक करने के लिए या एल्कनिटी स्टडी करने के लिए हम उस सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो लो डेप्थ भी सफिशिएंट है उस सॉइल की सैम्पलिंग करने के लिए। To take a composite sample representation of the area, collect sample from each important distinctly different soil stratum at different depth, thoroughly
thoroughly mix each composite sample and dry in a well-ventilated place. Pass the sample through a stainless steel sieve or nylon sieve to collect a particle of diameter less than 2 mm. सॉइल कलेक्ट करने के बाद उसको थोरोली मिक्स करना है, उसको सुखाना है ताकि उसमें कोई भी मॉइस्चर ना हो सॉइल में। अगर मॉइस्चर होगा तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं, इसलिए उसको प्रॉपरली ड्राई करना है इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस, इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस। अब सैंपल को जैसा कि पहले बताया था एसएस सीव से पास करना है या नायलॉन सीव से पास करना है ताकि हमें 2 mm से छोटे पार्टिकल्स मिल सके, 2 mm डायमीटर साइज से छोटे पार्टिकल्स मिल सके। ओके, एरर एंड टाइप्स ऑफ एरर्स। ओके, एरर क्या होता है? एरर मतलब गलती, एरर होता है ना। अब मैथमेटिकली में हम एरर किसको कहते हैं? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। ओके, अब ये फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे। ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एरर। ओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू। एंड टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू वैल्यू। ओके, ये है एवरेज एरर का फॉर्मूला। ये एवरेज एरर का फॉर्मूला है, टोटल एरर अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, रिलेटिव एरर, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू। ओके, परसेंट रिलेटिव एरर, एरर अपॉन में ट्रू वैल्यू इनटू में 100, यानी कि रिलेटिव एरर इनटू में 100 इज इक्वल्स टू व्हाट? परसेंट रिलेटिव एरर। ओके, अब एरर कितने टाइप के होते हैं? एरर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डिटर्मिनेट, एक होता है इनडिटर्मिनेट। डिटर्मिनेट एरर कौन सा होता है? डिटर्मिनेट एरर्स आर दोज whose magnitude can be determined after assigning a definite cause and thereby can be corrected. डिटर्मिनेट एरर वो एरर्स होते हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं अगर हमें उसका प्रॉपर कॉज पता चल जाए कि वो किस वजह से अपना एरर आ रहा है। अगर हमें वो कॉज पता चल गया, अगर हम उसको करेक्ट कर पा रहे हैं, तो ऐसे एरर को हम कहते हैं डिटर्मिनेट एरर। अगर हमें उस कॉज का पता ही ना चले तो हम करेक्ट कैसे करेंगे? तो ऐसे एरर को कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर, यानी हमें उसका कॉज पता नहीं चल पाता है इसलिए हम उसको करेक्ट नहीं कर पाते हैं। ऐसे एरर को कहते हैं इनडिटर्मिनेट एरर। ओके, for example, weighing a hygroscopic salt like calcium chloride, its weight will vary according to water absorbed by it from atmosphere. If it were weighed in open, the error caused due to absorption of water by the salt can be corrected. For if the salt were weighed after drying and keeping the desiccator, हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट क्या होते हैं? जो कि एटमॉस्फेयर से क्या कर सके? मॉइस्चर को अब्जॉर्ब कर सके। ऐसे सॉल्ट्स को हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कैल्शियम क्लोराइड,
ओके, कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर से वाटर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, अगर हम इसको ओपन में कर रहे हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो ऑल मॉइस्चर या वाटर वेपर्स तो होते ही हैं, तो वो क्या कर रहा है, कैल्शियम क्लोराइड वाटर ऑब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसका वेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इससे हम उसके वेट में चेंजेस आ रहे हैं, एरर आ रही हैं। तो ऐसे एरर को हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको ड्राई करके, उसको डेसिकेटर में उसका वेट करके। तो ऐसे, तो ये कौन सा एरर था, ये डिटर्मिनेंट एरर था, क्योंकि हमें इसका कॉज पता चल गया कि ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि वाटर को ऑब्जॉर्ब कर रहा है। हमको इसका कॉज पता चल गया। अगर हमें इसका कॉज पता चल गया तो हम इस कॉज को ठीक कर पा रहे हैं कि क्या हमने क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम इसको ड्राई प्लेस पर रखेंगे और इसको डेसिकेटर में रखेंगे, ताकि ये मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब ना कर सके, ताकि इसके वेट में चेंजेस ना पाए। ओके, तो ऐसे एरर को कहते हैं डिटर्मिनेंट एरर। ओके, अब डिटर्मिनेंट एरर दो तरह के होते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल। ओके, when the determinant error possessed the same value from measurement to another under a variety of conditions is called, अगर अपना एरर कोई कांस्टेंट एरर है, मतलब कि उसमें हर बार मेजरमेंट में वही एरर आ रहा है, तो ऐसे एरर को कहते हैं कांस्टेंट एरर। अब कांस्टेंट एरर कई बार मशीन की गलती की वजह से, अब कांस्टेंट एरर जैसे कि आपने फिजिक्स में देखा होगा, वर्नर कैलिपर में कई बार हमें एरर स्केल में प्रॉब्लम होती है, तो हमें कुछ वैल्यू असाइन करनी पड़ती है एरर की, है ना। तो ऐसे को कांस्टेंट एरर कहते हैं, जो कि डिवाइस की वजह से होते हैं, मेजरिंग डिवाइस की वजह से होते हैं, अनकैलिब्रेटेड डिवाइसेस की वजह से होते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, एरर ड्यू टू अनकैलिब्रेटेड वेट्स। अनकैलिब्रेटेड मतलब कि जैसे बाट, जैसे हम पहले बाट इस्तेमाल करते थे, बैलेंसिंग, जिसको बैलेंसिंग मशीन कहते थे शायद। तराजू, जैसे पुराने ज़माने में तराजू होता था, तराजू पे दो वेट्स रखे जाते थे, तो उन वेट्स को, वो वेट्स सही नहीं है, यानी को कहीं से टूटे हुए हैं, तो उनमें से वज़न में भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे वेट्स को अनकैलिब्रेटेड वेट्स कहा गया है। वेट्स मतलब यहाँ पे बाट से है, बाट से, ठीक है, जो 2 किलो का बाट होता है, 1 किलो का बाट होता है, उससे मतलब है यहाँ पे। ऑन द अदर हैंड, इन certain cases the determinant error may vary in magnitude with conditions. The error caused due to expansion or contraction of the volumetric solution with the change in the temperature. अब वेरिएबल एरर क्या होते हैं, जो कि मैग्नीट्यूड में बार बार चेंज शो करे, अगर हम उसकी कंडीशंस में चेंज करें, तो जो भी हम सैंपल का हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वो बार बार में, अगर हम उसको अलग अलग कंडीशंस में रख रहे हैं, तो बार बार उसका मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है, तो ऐसे एरर को कहते हैं वेरिएबल एरर। ओके, फॉर एग्जांपल, एरर कॉज्ड ड्यू टू एक्सपेंशन, the error
The error caused due to the expansion or contraction of volumetric solution with a change in the temperature. अगर हम उसका टेम्परेचर यानी उसकी कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो उसमें बार बार में एरर आ रहा है ड्यू टू द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन. ओके, अब वेरिएबल एरर को सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं, सिस्टमैटिक एरर भी कहते हैं, सिस्टमैटिक भी एरर कहते हैं. ओके, commonly people do not use this designation of systematic error only for variable error, but frequently call both type of determinate error, constant or variable, as systematic error. Okay. अब एरर के सोर्सेस क्या हो सकते हैं, मतलब कि डिटर्मिनेट एरर कैसे कैसे किन किन वजह से हो सकता है. हमारा इक्विपमेंट में एरर है, हम फॉल्टी या अनकैलिब्रेटेड डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड मेजरिंग टेप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अनकैलिब्रेटेड मेजरिंग स्केल का इस्तेमाल कर रहे हैं, या इनइक्वालिटी इन बैलेंस. तो ऐसे तो ये यहाँ पे मैंने एक बैलेंसिंग आर्म बनाया है. तो यहाँ पे एक आर्म तो अपनी छोटी है, एक आर्म थोड़ी बड़ी है, तो ऐसे में भी हमारा रिजल्ट में एरर आएगा. ओके, अब और error due to the reagent, the quality of the reagent is very important in quantitative analysis. Certain reagents may possess impurities that may interfere with a particular quantitative analysis. Error are also caused by the use of the incorrectly standardized solutions for titration. Okay, reagent का भी इन्वॉल्वमेंट होता है एरर में. एरर में हमारे रिएजेंट जो भी हम एनालिसिस में इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए. वो भी हमारे एनालिसिस में इंटरफेयर कर सकती है, वो भी हमारे एनालिसिस में एरर ला सकती है. ओके, पर्सनल एरर. Personal error are caused due to the inconstitutional inability of the analyst to make certain observation accurately. That is, they are caused due to some natural weakness of the analyst. For example, some person always detect the end point at little last in titration because the inability to judge color change exactly. कुछ पर्सन्स की नेचुरल वीकनेस होती है, जैसे कि वो कोई एंड पॉइंट को हमेशा टाइट्रेशन के बाद में जज करता है कि कलर चेंज हो गया है. तो ऐसे एरर को कहते हैं पर्सनल एरर्स. ऐसे एरर को साइकोलॉजिकल एरर्स भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि कुछ मिथ है बच्चों के मन में कि यहाँ पे लिखा हुआ है due to certain bias often made within the students. For example, some students often tend to choose in a buret reading the division which is closer to the previous determination or even to those. Okay, operational error. Operational errors are associated with the operations of an analyst. The error are independent of the instrument and the apparatus employed. Also,
अब ऑपरेशनल एरर्स, हम जो भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हमने ऑपरेटर्स इस्तेमाल कर रहा है, उससे कोई रिलेटेड नहीं है, या हमने जो या एक इस पे डिपेंड कर रहा है ऑपरेशन एरर कि हमने उस एनालिसिस को कैसे परफॉर्म किया है, ये उस पर डिपेंड कर रहा है। एरर्स आर नॉट रिलेटेड टू केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम इन हैंड। उस सिस्टम की केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है ये ऑपरेशनल एरर। किससे रिलेटेड है ये? हम उस एनालिसिस को कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको कैसे ऑपरेट कर रहे हैं उस एनालिसिस को। ओके, दे आर मैन टू डिपेंड्स अपॉन द एनालिस्ट हिमसेल्फ। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? ये उस एनालिस्ट पर डिपेंड कर रहा है कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, और किसी चीज़ पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है ये वाला एरर। दे आर मेनली कॉज्ड बाय द केयरलेसनेस ऑफ द ऑपरेटर इन द क्वांटिटेटिव वर्क। किस पे डिपेंड कर रही है? उसकी ऑपरेटर की, जो भी एनालिस्ट है उसकी केयरलेसनेस पे। लॉस इन बम्पिंग ऑफ अनकवर्ड solution while heating, failure in remove precipitate quantitatively from the vessel, underwashing, overwashing of precipitate etc. प्रेसिपिटेट को कम धोना, ज़्यादा धो दिया, तो उससे भी अपने एरर आते हैं। तो ऐसे, तो ये किसकी वजह से हुए हैं? उस ऑपरेटर की वजह से हुए हैं। तो ऐसे एरर को कहते हैं ऑपरेशनल एरर। लास्ट वन इज मैथोडिक एरर। समटाइम्स अ पर्टिकुलर मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अ particular constituent in the given sample may not be accurate because the improper selection of the procedure of in the required range and will give the inaccurate result. काफ़ी बार हमने कोई भी एनालिसिस करने के लिए उस मेथड का ही, हमने वो मेथड ही गलत, काफ़ी बार एनालिसिस में हम उस गलत मेथड का इस्तेमाल करके गलत मेथड का इस्तेमाल करने से जो एरर आता है, ऐसे कहते हैं मेथोडिक एरर। जैसे कि इन द डिटर्मिनेशन ऑफ आयरन traces present in traces in water, the gravimetric method will not give the correct result, and method suitable for trace content say a spectrophotometric method should be selected. अगर हमें वाटर में से ट्रेस का एनालाइज करना है, तो अगर हमने ग्रेविमेट्रिक मेथड इस्तेमाल किया है तो हमारे पास मैथोडिक एरर आएगा। तो वैसे हमें कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए था? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। कौन सा मेथड इस्तेमाल करना चाहिए था? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड। The methodic error are inherent in the method, cannot be corrected unless the correct method is applied. मैथोडिक एरर को हम जब तक करेक्ट नहीं कर सकते जब तक हम करेक्ट मेथड का इस्तेमाल ना करें। ओके, हमें मेथड को ही चेंज करना पड़ेगा इस मैथोडिक एरर को करेक्ट करने के लिए। ठीक है। Indeterminate error are the errors for those no exact cause can be assigned, hence they cannot be corrected. Indeterminate error वो एरर होते हैं जिनका एग्जैक्ट कॉज हम असाइन नहीं कर सकते, नहीं पता लगा सकते, तो इस वजह से हम इन एरर्स को करेक्ट भी नहीं कर पाते। ओके, The sources of this error may be similar to those of the determinate error. अब इन एरर
इनडिटर्मिनेट एरर के सोर्सेस तो डिटर्मिनेट एरर जैसे ही सेम हैं, बट नो डेफिनेट कॉज आउट ऑफ दिस कैन बी असाइन फॉर इनडिटर्मिनेट एरर। जैसे हम डिटर्मिनेट एरर में एरर का कॉज असाइन करके हम उसको करेक्ट कर पाते हैं, वैसे हम इनडिटर्मिनेट एरर में कॉज का पता नहीं लगा सकते, इस वजह से हम उसे करेक्ट भी नहीं कर पाते। ओके, even after applying every correction for the possible determinant error, the replicate observation may vary। जितनी भी डिटर्मिनेंट एरर के करेक्शन थी वो सब करने के बाद भी एरर आ रहे हैं, तो मतलब कि इनडिटर्मिनेट एरर है। ओके, such a variation in observation is due to indeterminate error। These error follows the rules of chances or the laws of probability and are also known as random error। indeterminate error को random error भी कहते हैं, और ये error rules of chances और laws of probability को follow करते हैं। These error which accompany every determination are quite irregular and generally small। ऐसे एरर काफ़ी इरेगुलर होते हैं और छोटे एरर्स होते हैं ये। इनडिटर्मिनेट एरर्स कैन बी प्रिवेंटेड और एलिमिनेटेड बाय करेक्शन, और इनडिटर्मिनेट एरर को इनडिटर्मिनेट एरर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड बाय एलिमिनेशन और एलिमिनेटेड बाय करेक्शन। और इनडिटर्मिनेट एरर को हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, एलिमिनेट नहीं कर सकते किसी भी करेक्शन से। However, they can be considerably reduced by increased care in work and increase in the number of replicate determination। हम डिटर्मिनेशन के नंबर को बढ़ा सकते हैं, और अपने हम इतना सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम अपने काम में केयरफुलनेस तो बरते, केयरलेस ना बरते, केयरफुलनेस से अपना काम करें, तो हमारे इनडिटर्मिनेट एरर काफ़ी हद तक रिड्यूस हो सकते हैं। ओके, their pattern of occurrence can be analyzed by the technique of statistics in order to secure a worthwhile insight in their magnitude, frequency of occurrence, and effects on the final expression of result। A plot of the normal distribution of the occurrence of indeterminate error can be prepared। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक कर्व होता है, हम इनडिटर्मिनेट एरर के लिए वो प्रिपेयर कर सकते हैं, ताकि हम इनडिटर्मिनेट एरर को स्टैटिस्टिकली एनालाइज कर सकें। ओके, एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ये दोनों टर्म्स काफ़ी सिमिलर सी लगती हैं, बट इसमें डिफरेंस क्या है? एक्यूरेसी मतलब कि होता है करेक्टनेस और नियरनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। ठीक है, कहने का मतलब है हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है ना, वो ट्रू वैल्यू को कितने ज़्यादा नज़दीक है। जितने ज़्यादा हमारी ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगी हमारी मेजर्ड वैल्यू, जितनी एक्यूरेसी क्या होता है, जितनी ज़्यादा हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के नज़दीक होगी, उतनी ज़्यादा हमारी वैल्यू मेजर्ड वैल्यू करेक्ट होगी, उतनी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। बट प्रिसाइज कहने का मतलब है हमारी जो वैल्यू है वो कितनी ज़्यादा छोटी है। ठीक है, वो कितनी ज़्यादा छोटी है। अब प्रिसीजन किससे रिलेटेड है? ओके,
अब प्रिसीजन क्या होता है? इट इज़ अ रिप्रोड्यूसिबिलिटी of the measurement. It tells the agreement between the numerical value of the replicate measurement. ओके जो इसका क्या कहने का मतलब है, प्रिसाइज हमारी वैल्यू प्रिसाइज होने का मतलब है जैसे कि सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ मेजरमेंट निकाली, यहाँ पे कुछ मेरी मेजर्ड वैल्यू आई, जैसे कि मेरा कोई 21.0, 21.1, 19.8, 19.9, तो ये क्या है, ये सारी बहुत ही ज़्यादा नज़दीक वैल्यूज़ हैं। तो ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं प्रिसाइज वैल्यू। ओके, ये अगर मैं कहूँ कि मेरी जो एक्यूरेट वैल्यू है ना, जो मेरी ट्रू वैल्यू है, जो मेरी ट्रू वैल्यू है ना, वो क्या है, वो 25 है। ठीक है, क्या ये मेजर्ड वैल्यू मेरी एक्यूरेट वैल्यूज़ हैं? बिल्कुल नहीं है। बट ये जो वैल्यूज़ हैं ना, ये मेरी प्रिसाइज वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा आपस में क्लोज हैं। ये वैल्यूज़ क्या हैं, आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लोज वैल्यूज़ हैं। तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है ना मेरी, ये एक्यूरेट तो नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं। ओके, अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सर्कल्स बने हुए हैं यहाँ पे शूट किया, तो इस वाले में इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। ए वाली जो वैल्यू है ना, बिल्कुल सेंटर पे सारे लगे हैं। ये एक तो एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है। ठीक है, पर ये वाली जो ना, ये प्रिसाइज है, क्योंकि ये जो सारी वैल्यूज़ है काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। ये एक्यूरेट तो नहीं, क्योंकि एक्यूरेट तो ये सिर्फ सेंटर पे आके होंगे ना, ये एक्यूरेट तो नहीं है पर काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं। अब ये यहाँ पे ये ना तो एक्यूरेट हैं ना तो प्रिसाइज, क्योंकि सारी जो रिफल हैं वो सब अलग अलग डायरेक्शन में लगी हैं। ये ना तो एक्यूरेट है ना ही तो प्रिसाइज है। प्रिसाइज कहने का मतलब है हमारी जो मेजर्ड वैल्यू है वो आपस में कितनी क्लोज हैं। एक्यूरेट कहने का मतलब है कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू को कितने ज़्यादा नज़दीक है। ओके, कुछ फॉर्मूलोज पे नज़र डाल लेते हैं। ये वाला फॉर्मूला पीछे पड़ा था, ये किसका फॉर्मूला था? ये रिलेटिव परसेंट रिलेटिव एरर का फॉर्मूला था, बट उसमें 1000 की जगह पर 100 था। पर ये फॉर्मूला किसका है? पार्ट पर 1000 का। ठीक है, वो E/T इंटू में 100 था। ये किसका था? परसेंट रिलेटिव एरर। और ये किसका है? पार्ट पर 1000 रिलेटिव एरर। ठीक है, ये मीन का फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, डिवीजन, एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन। यहाँ पे डेविएशन क्या होता है? हमारी ये मेजर्ड वैल्यू है, लेट सपोज x1 इज अ मेजर्ड वैल्यू। इससे इसका डिफरेंस ये होता है d1 यानी डेविएशन।
ये जो हमारी मेजर्ड वैल्यू है कितनी ज़्यादा हमारी मीन वैल्यू से डेविएट हो रही है, ये होता है डेविएशन। तो एवरेज डेविएशन होता है ऐसी एक्स जो हमारी मेजर्ड सारी वैल्यूज है वो सारी कितनी ज़्यादा डेविएट हो रही हैं हमारी मीन वैल्यू से, तो इन सब के एवरेज को कहते हैं एवरेज डेविएशन। परसेंट एवरेज डेविएशन, एवरेज डेविएशन बाय मीन इनटू में 100, ये होता है एवरेज डेविएशन। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे D1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। ये वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज अ वेरिएंस। ओके, ये मीन का फॉर्मूला है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। मीन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। पॉपुलेशन मीन, ये इंपॉर्टेंट है, इसका साइन याद रखना है म्यू, क्योंकि आगे सिर्फ म्यू लिखाने वाला है। जब हमारा n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो, यानी हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काफ़ी ज़्यादा हो, दैट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ऐसे मीन को कहते हैं पॉपुलेशन मीन, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू, मीडियन होता है सेंट्रल वैल्यू, जो वैल्यू सेंटर में आ रही हो। ठीक है, ओड के लिए मीडियन होगा n+1/2, और इवन के लिए दो वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी n/2 और दूसरी आएगी n+1/2। ठीक है, मोड क्या होता है? जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो जिस भी ऑब्जर्वेशन की, वो हमारा मोड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इनमें से सबसे ज़्यादा बार मोड क्या होता है? जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व्ड वैल्यू होती है वो अपनी मोड होती है। अब जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे कुछ सेट ऑफ डाटा दे रखा है 12.6, 12.7, 12.9, 12.7, 12.6, 12.8, 13, 12.5, 12.6 में सबसे ज़्यादा बार आ रहा है 12.6, 12.6, 12.6, सबसे ज़्यादा बार यही आया है, 3 बार आया है, तो यही अपना मोड है। ठीक है, डेविएशन होता है हमारी जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू या मीन या मेजर्ड वैल्यू है वो हमारी मीन वैल्यू से कितना ज़्यादा डेविएट हो रही है, ये हमारा क्या होता है? डेविएशन होता है।
और इधर हम साइन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम इधर मोड लगाते हैं ताकि हमारे पास डेविएशन की जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव ही आए। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देते। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही आती है डेविएशन में। एवरेज डेविएशन यानी कि सब डेविएशन का मीन, वो एवरेज डेविएशन है। बिल्कुल सही बात है। रिलेटिव एवरेज डेविएशन, ये क्या होता है? एवरेज डेविएशन अपॉन में मीन। परसेंट एवरेज डेविएशन यानी एवरेज डेविएशन अपॉन में मीन इंटू में 100। ठीक है, प्रोबेबल एवरेज ये ओल्डर मेजर ऑफ प्रिसीजन है, इसको अब इस्तेमाल में नहीं लिया जाता। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द डेविएशन It is defined as a deviation having the magnitude such that there are equal number of deviation greater and smaller than itself. In the set of large number of observation, it is also called probable error. अब जैसे कि मेरी ये इधर अब डेविएशंस की लाइन है। ठीक है, अब इस तरफ यहाँ पे इस तरफ भी मेरे पास इधर भी मेरे पास एरर है, इस तरफ भी मेरे पास एरर है। अब जो बीच में जो मेरे पास एरर आ रहा है वो मेरा प्रोबेबल डेविएशन है। ठीक है, मतलब कि इस तरफ भी उतने इक्वल नंबर ऑफ क्या है डेविएशन है, इधर भी उतने इक्वल नंबर ऑफ एरर है। जो बीच में आ रहा है वो अपना प्रोबेबल डेविएशन है और इसको प्रोबेबल एरर भी कहते हैं। इसको पहले इस्तेमाल किया जाता था, अब नहीं किया जाता। ठीक है, रेंज क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ द मेजर्ड वैल्यूज नोन एज द रेंज। जो हमारी सबसे लार्जेस्ट वैल्यू और हमारी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उन दोनों का अपना डिफरेंस क्या है? रेंज। ठीक है, अब स्केल्स ऑफ ऑपरेशंस। Analytical procedures can be classified in two manners, one on the size of the sample and other on the relative amount of constituent in the sample. On the basis of the size of the sample taken, the procedure of analysis may be classified into 4 groups: macro, meso और semi micro, micro, ultra micro, sub micro। ठीक है, के 4 मेथड, ये 4 क्या हैं? 4 ग्रुप में प्रोसीजर्स को क्या करा गया है? क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट है मैक्रो प्रोसीजर। इसमें सैंपल का साइज क्या होता है? 0.1 ग्राम से बड़ा होता है, जनरली नॉट ग्रेटर देन 1 ग्राम, यानी कि 1.0 ग्राम से लेकर अपना 0.1 ग्राम तक मैक्रो प्रोसीजर इस्तेमाल होता है इतने बड़े सैंपल को एनालाइज करने के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन अ वेट स्कीम यूज्ड फॉर बेसिक एंड एसिड रेडिकल टेस्ट, द अमाउंट ऑफ द प्रोसीजर टेकन लाइज इन दिस रेंज। जब हम बेसिक और एसिड रेडिकल टेस्ट करते हैं तब हमारा जो सैंपल का साइज है वो इसी रेंज में आता है। दिस प्रोसीजर आर ऑल्सो कॉल्ड डेसीग्राम सैंपल प्रोसीजर।
decigram sample procedure. As a sample mass is a few decigram, lowest limit of 1 decigram. अब मीज़ो प्रोसीजर क्या होता है? मीज़ो प्रोसीजर होता है द अमाउंट ऑफ द सैंपल टेकन बिटवीन द, इस रेंज में हमारा सैंपल है तो हम मीज़ो प्रोसीजर फॉलो करेंगे, और इसको सेंटीग्राम सैंपल प्रोसीजर भी कहते हैं। और इसको सेंटीग्राम सैंपल प्रोसीजर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसीजर में इस रेंज में हमारा सैंपल का साइज होता है 0.01 ग्राम टू 0.001 ग्राम, ठीक है। और इसको मिलीग्राम सैंपल प्रोसीजर भी कहते हैं। अल्ट्रा माइक्रो प्रोसीजर किसको कहते हैं? अब इसमें हमारे वो सारे सैंपल पार्टिकल्स को आते हैं जिनका साइज होता है 0.001 ग्राम से कम। हम उन सब के लिए अल्ट्रा माइक्रो प्रोसीजर का इस्तेमाल करते हैं और इसको सब माइक्रो प्रोसीजर भी कहते हैं, ठीक है। बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव अमाउंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट इन द सैंपल, इस बेसिस पे प्रोसेस को क्लासिफाई किया गया है मेजर, माइनर, ट्रेस एनालिसिस में। ओके, मेजर एनालिसिस में क्या होता है? द कॉन्स्टिट्यूएंट बीइंग डिटरमाइंड हैज द रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 to 100% इन द सैंपल। ग्रेविमेट्री एंड टाइट्रीमेट्री आर applied for constituent determination. In minor analysis इसमें इसमें इतना अमाउंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, इसमें 1 to 100% इन द सैंपल। ट्रेस में बिल्कुल ही कम होता है कॉन्स्टिट्यूएंट का, सैंपल में कॉन्स्टिट्यूएंट बिल्कुल ट्रेस यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में, जैसे इसमें लिखा भी हुआ है 0.01%। और फिजियोकेमिकल मेथड्स आर अप्लाइड फॉर द लास्ट टाइप ऑफ एनालिसिस। ओके, द मोल कॉन्सेप्ट। एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। ये रिएक्शन देखते हैं। एक मोल HCl से रिएक्ट करता है और फिर एक मोल NaCl बनाता है और एक मोल वाटर बनाता है। बिल्कुल सेम है जैसा हमने 11th में पढ़ा हुआ है और 10th में। मोल कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला होता है मास अपॉन में मोलर मास। ओके, मोलर मास जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उसका मोलर मास, यानी अगर हम उसका 1 मोल का मास कैलकुलेट करें तो वो मास कितना होगा, वो होता है मोलर मास। और m यहाँ पे स्मॉल m है, जो भी हम कंपाउंड ले रहे हैं उसका कितना मास है, और ये है
उसके एक मोल का कितना मास है, ठीक है। ओके, नॉर्मैलिटी, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोलैलिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। इन kg। ओके, मोल फ्रैक्शन होता है अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे गैस है, ए गैस और बी गैस। ये मेरा पूरा एक मिक्सचर गैसेस का है, ठीक। तो मेरे पास ए गैस के मॉलिक्यूल्स अपॉन ए प्लस बी के मॉलिक्यूल्स, ये क्या है? ये मेरे पास एक्स ए का क्या है? मोल फ्रैक्शन। ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? ऐसे ही बी का मोल फ्रैक्शन होगा बी अपॉन में ए प्लस बी। ए बी क्या है यहाँ पे? मोल फ्रैक्शन, सॉरी ए बी क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है।